नमस्कार, आप सुन रही हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। द गैंगस्टर सागा के पिछले एपिसोड में हमने और आपने सुना और जाना था। कविशा घर पहुंच गई थी सारा ब्यौरा लेकर। घर पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि अमाल तो घर है ही नहीं। फिर उसने अपने आप को स्नान दिया और वो रसोई घर में पहुंच गई। खाना भी उसने बनाया और बनवाया, सबको खिला भी दिया। रात आगे निकल गई लेकिन अमाल का कोई अता पता नहीं। उसका फ़ोन डिस्चार्ज हुआ जिस पर कविशा ने कई कॉल किए लेकिन लगा नहीं। एक पल आया जब फ़ोन लग गया, क्योंकि कैसे न कैसे अमाल फ़ोन को चार्ज कर चुकी थी। तो पता लगा वो पहुंच जाएगी। जब अमाल घर पहुंची तो उसने देखा कविशा इस खूबसूरत सोफ़े पर एंटिक पीस पर अपने सर को झुकाए सो रही थी। जाकर अपने लबों से जगा लिया था अमाल ने कविशा को। कविशा ने खाना गर्म किया था, अमाल स्नान ले आई थी, दोनों ने खाना खाया था। और जब आगे बढ़े थे तो उन्हें वो रूम नज़र आया था जहाँ बाबा की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। अमाल और कविशा ने वहाँ कदम बढ़ा दिए थे और अमाल की बचपन की कुछ चीज़ें कविशा के हाथ लग गई थी। तो यही पिछला एपिसोड था। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। कविशा ने वो अलमीरा खोल दी थी और उस अलमीरा के अंदर जितनी भी रूह और अमाल की बचपन की यादें थी सबको ज़मीन पर बिखेर सा दिया था, जगह जगह लगा दिया था और खुद उसके सामने बैठ गई थी। और कभी किसी चीज़ को उठाकर अमाल को देखकर हंसती तो कभी किसी चीज़ को। यहाँ अमाल की एक फ़ोटो भी है जो बहुत पुरानी है, जिसे देखकर कविशा बार बार मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? देख रही हूँ इस एके को। आज तो देखो अपने। ये कहते हुए कविशा ने फोटो को मोड़ दिया था और अमाल के सामने कर दिया था। हाँ, तो 14 ईयर में किसके हाथ इतने मोटे होते हैं? और अब देखो। हाँ बाबा, ये मैं बहुत छोटी थी तब की है। और वो देखो, वो गुल्लक तुम्हें दिख रहा है? उसमें मैंने ना जाने कितने एक एक के सिक्के इकट्ठे किए हैं। और ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। इसको फोड़ दूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा है ऐसे ही रहने दो। हाँ ठीक है। कविशा ने जैसे बाजार लगा दिया था। अलमीरा को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खाली कर दिया था। बस नीचे का एक बॉक्स था, खाना था, जिसमें बुक्स थी या फिर पेपर्स थे, यही कुछ था और कुछ भी नहीं। कविशा के चेहरे की जो खुशी थी, जो हंसी थी, अमाल एक पॉइंट पर आकर चुपचाप देखने लगी थी, ऑब्जर्व करने लगी थी। उसे देख देख कर मुस्कुराने लगी थी। धीरे से अमाल के कदम कविशा की तरफ बढ़े थे और जिस तरह कविशा ज़मीन पर बैठी हुई थी, अमाल ने भी अपने आप को उसी तरह बिठा दिया था। अपने पैरों को ज़रा फैलाकर बीच में जगह बना ली थी और फिर अपने दोनों हाथों से कविशा के पेट को पकड़ लिया था, पकड़कर खींच लिया था और उन दो पैरों के बीच में जो जगह उसने बनाई थी उसी में कविशा को भर लिया था। अपना चिन कविशा के शोल्डर से लगा दिया था। तो मेरी बीवी मेरे बचपन की यादों का मजाक उड़ा रही है? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें ऐसा लगा? बिल्कुल लगा। मेरी तस्वीर को देख के कोई चुप, बिल्कुल चुप। उसके हाथों के घेरे में ही पलट गई थी कविशा और अमाल के होठों पर अपनी इंडेक्स फिंगर रखकर उसे चुप करा दिया था। ऐसा हो सकता है क्या? और जिसने भी ऐसा किया ना, उसे मैं जान से मार दूंगी। अपनी भवों को उचका लिया था अपनी बात कहते हुए कविशा ने। अच्छा, आजमाना है क्या तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। मेरी इतनी ज़रूरत कहाँ है कि मैं अपनी बीवी को आजमाने की सोचूं भी। बस इन होठों को चूसने का मन कर रहा है बीवी। अब तो चुपचाप से दे दो, वरना वरना क्या ज़बरदस्ती करोगी? और ज़बरदस्ती तो मैं कर नहीं सकती, लेकिन खींच सकती हूँ। अच्छा, तो खींच कर दिखाओ। कविशा ने अपने आप को दूर करना चाहा लेकिन अमाल ने फिर से उसे खींच लिया और वो सरकती हुई वापस अमाल की बाहों में आ गई थी।
और इस बार अमाल ने अपने हाथ को पेट पे ना रख कर उसके चेस्ट पर रख दिया था। क्या कर रही हो तुम? कहा ना बीवी, प्यार करना है तो बस प्यार करना चाहती हूँ अपनी बीवी को। मेरी बीवी ने मेरा इंतज़ार किया, मेरे इंतज़ार करते करते वो थक कर सो गई, तो अब उसका इनाम देना तो बनता है ना। मैंने नहीं मांगा इनाम और मुझे नहीं चाहिए इनाम, तो छोड़ो मुझे। मुझे देना है। अरे मुझे नहीं चाहिए, मुझे देना है बीवी। हाँ तो मुझे नहीं चाहिए ना, तो क्यों देना है? अच्छा तो नहीं चाहिए। हम्म नहीं चाहिए, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे मुझे मेरी एक एक का दिल चाहिए। कविशा ने अपनी फिंगर धंसा दी थी अमाल के दिल पर। होंठ चाहिए, ये नाक चाहिए, ये पूरा चेहरा चाहिए, मुझे मेरी एक एक का हर एक अंग चाहिए जो मेरा है, सिर्फ मेरा। जान निकालनी थी तो ऐसे ही निकाल ली होती। ये जानलेवा अंदाज अपनाना ज़रूरी था क्या? जब अमाल ने ये कहा तो कविशा ने अपने आप को सीधा कर दिया और अमाल ने अब कविशा के पैरों में जगह बनाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जैसे जैसे उसने अपनी गोद में कविशा को उठा लिया हो। ठीक वैसे ही कविशा उसके दोनों पैरों के ऊपर थी, थाइस के ऊपर थी। अमाल ने अपने दोनों पैरों को सीधा कर कर अपनी कविशा को अपने आप से चिपका दिया था और फिर कविशा के उस कुर्ते के नीचे से वो हाथ अपने ऊपर बढ़ाने लगी थी। कविशा ने अपने दोनों हाथों को अमाल के चेहरे पर रखा था और फिर उसके लबों को देखा था, उसकी आँखों में देखा था, फिर उसके लबों को देखा था, फिर उसकी आँखों में देखा था और फिर उसकी नज़र लबों से सरक कर नीचे की तरफ गई थी। हाथों ने चेहरे को छोड़ दिया था और अमाल के कुर्ते के बटन्स पर आ गए थे। धीरे धीरे खोलने लगी थी अमाल के कुर्ते के बटन कविशा। 4 बटन रहते हैं अमाल के कुर्ते में, 3 वो खोल चुकी थी क्योंकि एक तो पहले ही खुला हुआ था। कुर्ता ज़रा सा खींचा था कविशा ने और बाहिनी तरफ देखा था। बाहिनी तरफ का वो हिस्सा पूरा डिन्यूड हुआ था कविशा की निगाहों के आगे और उसकी आंखों को फॉलो किया था कविशा के होठों ने। धीरे धीरे वो होठ बढ़कर अमाल की उस जगह पर पहुंच गए थे और फिर चूम लिया था वहाँ कविशा ने। वहाँ पर अपने होठों का स्पर्श देकर फिर सामने देखा था कविशा ने अमाल को। अमाल की आंखों में एक भारीपन चढ़ने लगा था। सिर्फ एक ही तो किस हुई थी और उसमें इतना भारीपन। उसने अपनी पलकों को ज़रा ज़बरदस्ती खोलना चाहा। क्या हुआ? हाँ, नशा चढ़ रहा है। कविशा ने भी यही सवाल किया था। हाँ, बहुत गहरा वाला। और अगर ये नशा पूरा चढ़ गया तो बीवी तुम्हारी खैर नहीं। अभी कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कविशा की खैर ले सके। कविशा ने अपनी बात कहते हुए अपनी गर्दन को उचका सा लिया था और अमान ने उस ऊंची गर्दन में अपने चेहरे को रखकर कविशा के वॉइस बॉक्स को अपने होठों में पकड़ लिया था। कविशा बोलते बोलते चुप हो गई थी। उसकी बाह अमाल की गर्दन में ज़रा ज़ोर से अपनी पकड़ बना चुकी थी क्योंकि अमाल के हाथ अब कविशा की बैक से सामने आ गए थे उसके चेस्ट पर और फिर उसकी हथेलियों ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। कविशा की एक आह निकल आई थी। गर्दन भी उसके होठों के हवाले थी और उसका चेस्ट उसके हाथों के हवाले। क्या करती कविशा? उसके दोनों हाथों ने अमाल के कुर्ते को पकड़ा और फिर उससे बिल्कुल अलग कर दिया और अब कविशा के होठों ने अमाल की गर्दन को पकड़ लिया। जहाँ वो अपने होठों का स्पर्श नहीं दे रही थी, अपने दांतों का स्पर्श दे रही थी
और उसे पूरी जगह प्रोवाइड कराई थी अमाल की गर्दन ने, क्योंकि उसका सर पीछे की तरफ झुक सा गया था। लेकिन विनय, ऐसा ऐसा क्यों करना चाहते हो? रू विनय से बात कर रही थी बहुत धीमी धीमी आवाज़ में। बस बस बहुत हुआ रू, मैं तुम्हें इस तरह ख़तरे में नहीं देख सकता। तुम जानती हो उस दिन मेरी जान निकल गई थी, मेरी जान निकल गई थी। मैं तुम्हें देखना चाहता था, तुम्हें तुम्हें सीने से लगाना चाहता था। मैं नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगा रू। मैं पापा से सब कुछ बता दूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम क्या बोल रहे हो ये? हाँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं? चुप, बिल्कुल चुप। ऐसा नहीं है विनय, लेकिन रुकना पड़ेगा हमें। क्यों रुकना पड़ेगा रू? एक ये है ना, वो सब ठीक कर देंगी। शायद ये वक्त ठीक नहीं है विनय कि तुम जाकर पापा से कहो। मैं किसी भी वक्त का वेट नहीं करना चाहता रू। मैं सिर्फ अपने पापा से कह देना चाहता हूँ कि आई लव यू, आई लव यू। और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई वांट यू इन माई लाइफ फॉर एवर। विनय, तुम मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रहे हो। मैं क्या करूं? तुम्हें पता है मेरी दिल की धड़कनें कितनी तेज भाग रही हैं? हाँ हाँ, तो उन्हें मैं हूँ ना कंट्रोल करने के लिए, लेकिन तुम मेरे दिल की धड़कनों को क्यों इतना तेज कर रहे हो? अगर अगर मॉम नहीं मानी तो मैं क्या करूँगी फिर? इसीलिए कह रही हूँ, एक एक को अपने हिसाब से हैंडल करने दो ना। अभी एक एक बिज़ी थी इन सब चीज़ों में, लेकिन मैं एक से कहूँगी, वो मॉम से बोलेंगी। तुम अपनी मॉम से किसी भी तरह बात करो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है रू। मैं अपने पापा से बस बता देना चाहता हूँ और मैं तुम्हें लेकर दूर चला जाऊँगा यहाँ से, बहुत दूर। कितनी दूर जाएंगे हम विनय? कितनी दूर? क्या हम अपनों को छोड़कर रह पाएंगे? मैं नहीं रह सकती अपनी मॉम और अपनी एक ही भाभी के बगैर, नहीं रह सकती। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ, सबके साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें लेकर। प्लीज़ अंडरस्टैंड जान, प्लीज़। रू यहाँ अपनी विनय को समझा रही थी। विनय ज़रा उत्तेजित हो रहे थे कि वो अपने बारे में अपने पापा से बता देंगे। विनय का कहना भी एक पॉइंट पर आकर सच और ठीक हो जाता है, वहीं रू का कहना भी ठीक है। तो बस दो प्यार करने वाले अपने अपने प्यार के दिल को समझा रहे थे, सहला रहे थे दूर से ही। तो वहीं कहीं और भी कोई दो प्यार करने वाले जगे हुए थे। आज तुम्हारा फ़ोन इतना क्यों अनरीचेबल आ रहा था? प्रिया ने पूछा। अरे वो वो जगह है ना, वहाँ से ये नेटवर्क छोड़ देता है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ का क्या मतलब है उदय? मैं पागलों की तरह तुम्हें फ़ोन कर रही थी और तुम क्यों? मेरी याद आ रही थी। ये बात मत मोड़ो। तुम क्यों नहीं नेटवर्क चेंज करते हो? अमाल भी कहती है ना तुमसे। हम्म अच्छा बाबा, मैं कर लेता हूँ। अब मेरी जान, अपने ये गाल गुस्से से तो लाल ना करो। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे गाल किस चीज़ से लाल हो रहे हैं? बहुत पड़ता है, बहुत। मुझे ये सब बातें नहीं करनी होते हैं, तो फिर कैसी बातें करनी है? हुँ? प्रिया, तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो ना। प्रिया का गुस्सा एक बार में ही शांत हो गया था। वो वो मैं वो उदय अपने वो से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। बस करो उदय, बस करो। मुझे नहीं सुनना कुछ भी। अब मुझे सोना है, मैं जा रही हूँ। अरे प्लीज़ रुको। क्या करूँ रुक के? तुम्हारा वो सुनूँ? अच्छा तो क्या सुनना है फिर? कुछ नहीं सुनना मुझे मिलना है तुमसे। जो भी तुम्हें कहना है मुझसे मिलकर कहना। कल मिलना। नहीं प्रिया, मैं कल नहीं मिल पाऊँगा। उदय ने सीधा मना कर दिया। क्यों? कल क्या है? वो तभी उदय के दिमाग ने उसे रिमाइंड किया, कल गोल्ड हॉर्स से अमाल की मुलाकात है, वो भी उस आलीशान थ्रोन रूम में। वो एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है। तुम्हारी मीटिंग्स रोज़ ज़रूरी होती हैं और रोज़ बहुत ही ज़रूरी होती हैं। क्या वो मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं? नहीं बाबा, वो
बॉस की मीटिंग है। और हाँ, और तुम अपने बॉस की मीटिंग छोड़ ही नहीं सकते हो ना। हाँ, नहीं छोड़ सकता। प्लीज़ नाराज़ मत हो ना। मुझे कोई बात नहीं करनी है, गुड नाइट। ये कहते हुए प्रिया ने फ़ोन कट कर दिया था। प्रिया कम नहीं है। अगर तीखी मिर्ची कविशा है तो उसी से मेल खाती है प्रिया। बस 19-20 का फ़र्क है। ये दोनों किस पूरी कर चुके थे। हाथ वहीं जमे हुए थे जहाँ इन दोनों ने जमाए हुए थे। कविशा का वो शांत चेहरा अब अमाल के सीने पर था। उसकी सांसें बहुत बहुत सुकून से चल रही थी। बच्चा बहुत थक गया है। चलो सोने चलो। हम्म, हम्म, वो एक है। वहाँ तो सिर्फ एक मंजिला इमारत तैयार हुई है। मैं सोच रही हूँ कि जितनी भी इमारतें तैयार हैं अभी वहाँ उतनी ही रोक देते हैं। मेरा मतलब एक मंजिला इमारत बहुत है, बस हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमरे चाहिए। तो उतनी ज़मीन है वहाँ की मंजिला बनाने की बजाय अगर हम सिर्फ ज़मीनी तौर पर काम करें और शुरू कर दें हॉस्पिटल, तो जैसा तुम्हें करना है वैसा करो मेरी जान। मैं जल्द से जल्द वो चालू कर देना चाहती हूँ एक, क्योंकि मुझे डर है कहीं बन्नी जैसे और ना हो। और तुम्हें मालूम है कि हमारे गांव में कितने तपेदिक के पेशेंट हो गए होंगे। इन सब का पता तो चले। ठीक कह रही है मेरी बीवी। मैं कुछ करती हूँ। लेकिन गांव वाले इसमें साथ नहीं देंगे बच्चा, क्योंकि तुम जानती हो खांसी जब हो जाती है तो वो छुपाने लगते हैं इस डर से कि कहीं उन्हें कोई अछूत न मान ले, कहीं उनसे कोई काम न करवाना शुरू कर दे, उनसे कोई अनाज न खरीदे। ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। अगर हमने कुछ ऐसा करना भी चाहा तो ये लोग सामने नहीं आएंगे। तुमने ठीक कहा है कि तभी कविशा ने एक उबासी ले ली थी। चल मेरी जान बहुत थक गई, बाकी की बातें कल सोने चले। लेकिन ये सब कल रख लेंगे। लेकिन तुम क्यों आई थी अमाल? तुम्हें ज़रूरी काम था ना? हाँ बेबी, तुम हर ज़रूरी काम बुलवा देती हो। कौन सा जादू आता है तुम्हें? ये कहते हुए अमाल ने चूम लिया था कविशा के होठों को। अब ये कुर्ता पहनाओ, वरना मुझे ऐसे ही जाना होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। कविशा ने फट से कुर्ता उठाया और अमाल के बाजू में डाल दिया। मुझे बाबा की कुछ चीज़ें देखनी थी। हाँ तो देखते हैं ना। चलो। एक एक करके हर अलमीरा दोनों तलाशने लगे थे। एक एक किताब टटोलने लगी थी अमाल कि कोई डायरी हो, कुछ लिखा हुआ हो जो बाबा का ही लिखा हुआ हो। कुछ फ़ोटोज़ थी जो अमाल के हाथ में आई थी, कुछ डायरीज़ थी जो कविशा के हाथ में आई थी, जिसे कविशा ने अमाल को दिखाया था। नहीं बच्चा, ये सब नहीं है। तभी तीसरी अलमारी जब कविशा ने खोली तो उसमें से एक डायरी उसे मिली और उसने वो डायरी सीधा अमाल को दी, जो सच में मिस्टर कपूर की ही थी। अमाल ने फट से एक पन्ना खोला और उसकी आंखें नम हो गई। कविशा ने फट से आके अपनी अमाल के चेहरे को पकड़ लिया और उसकी आंखों को चूम लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो अब कमरे में चलते हैं। तो कल सुबह मैं खुद ये सब ठीक करूँगी, कोई आना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो। कविशा ने अमाल का हाथ थामा और इस कमरे से बाहर निकली। दरवाज़ा लॉक कर दिया था अमाल ने और चाबी अपनी कुर्ते की जेब में रख ली थी। ये दोनों यहाँ से गए तभी दो आँखें इनके कदमों का पीछा कर रही थी। फट से वो दो आँखें छुप गई। कविशा और अमाल दोनों अपने रूम में गए। कविशा ने दरवाज़ा लॉक किया। अमाल बेड पर जाकर
अपने सिरहाने पर अपने बैग को लगाए बैठ गई थी। कविशा फट से गई और उसके लेफ्ट हैंड को हटाकर अपने सर को उसके सीने पर दबा दिया। अब क्या हुआ? अभी तो अमाल, मेरी अमाल इतनी रोमांटिक लग रही थी और अब बीवी, मैं तुम्हारे लिए कभी भी रोमांटिक हो सकती हूँ, लेकिन अभी मेरा बच्चा थका हुआ है, तो चलो सो। ये कहते हुए अमाल ने अपने आप को नीचे सरकाया, अपनी जान अपनी बीवी को अपनी बाहों में समेटा, लाइट ऑफ की और फिर ये दोनों बस गुदगुदाते एक दूसरे को सो गए थे। आप ज़रा बाहर आ जाइए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अब उस डायरी में क्या है, उस डायरी में क्या सच में कुछ ऐसी बात है या फिर नहीं? लेकिन अमाल की आंखें नम क्यों हो गई पहला पन्ना खोलते ही? जानेंगे बूझेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने लबों को खींचकर मुस्कान बड़ी करते रहिए। जिस तरह ये हॉर्न बजा बजा के परेशान करते हैं, आप प्लीज़ बेवजह हॉर्न मत बजाया कीजिए, बहुत बहुत इरिटेशन होती है। बस यही कहूँगी मैं, और कुछ नहीं, ज़्यादा स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो, और क्या कमेंट भी कर दीजिए। मिलते हैं हम, तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।